नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी एग्जाम के लिए क्विज लगातार आपको वीडियो के माध्यम से और ऐसे टेलीग्राम चैनल पर भी दी जा रही है। अगर आप क्विज को सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप वीडियोस से भी देख सकते हैं। लेकिन फायदा इसी में है कि इसको ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ आपको ढेर सारी अध्ययन सामग्री मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य का, जो अनाज होता है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कौन करता है? आप सुनते हैं ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का इतना है, धान का इतना है, हर साल बदलता रहता है। तो उसके लिए यहाँ पर घोषणा करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। इसमें कहा गया कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 द इंडियन इकोनॉमी एड्रेस द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थ्रू ऑल अदर मीन्स एक्सपेक्ट। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 1991 की जो उदार आर्थिक नीति थी, मतलब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खुला कर दिया था, तो वो किस परिचय के साथ सामने आती है? ये वाक्य जो है ये पूरा नहीं है, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे है, जिसे कि 4% लोगों ने अटेम्प्ट भी कर दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने किसको छोड़कर अन्य सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया? तो किस चीज को हमने इग्नोर किया और बाकी चीजों को एक्सेप्ट किया? तो जो इग्नोर किया हुआ है उसको इसमें से चुनना है। तो यहाँ आप देखें कि औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो तो पहले से ही चल रहा था। जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसमें इसको प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन बाकी जितनी चीजें थी वो पीछे हो गई थी, तो उसको हमने अब यहाँ पे प्रायोरिटी दी है और इसे इग्नोर कर दिया है। तो इसका ए वाला सही। ठीक है, वैश्वीकरण तो हुआ ही था, निजीकरण भी हुआ, उदारीकरण भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, जो कि मुख्य मानसून यहाँ का होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो उसकी दिशा आपको बतानी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, कहाँ से वो उत्पन्न होता है और कहाँ तक जाता है। तो यहाँ उसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से वो अरब सागर वाला जो हिस्सा है वहां से पैदा होता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी की भी शाखा होती है, लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसकी बात हो रही है, और वो निकलते हुए भारतीय उपमहाद्वीप से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर है, जमशेदपुर टाटा। ठीक, इसका डी वाला सही है। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी स्थान अपनी ऊंचाई के मामले में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? दार्जिलिंग दिया है, ऊटी दिया है, शिमला दिया है और डलहौजी दिया है। तो आप प्रदेश के हिसाब से यहाँ हिमालयन स्टेट को गेस कर सकते हैं, ऊटी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका सही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? ये संघीय विधान मंडल को दी गई है, गवर्नर जनरल को। इसी प्रकार से 2 विकल्प और हैं, तो ये तो बार बार आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, गवर्नर जनरल को दी गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि चटगांव का जो शस्त्रागार छापा था, यानी चटगांव आर्मरी रेड उसे कहा जाता है, 1930 अप्रैल में हुआ था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? वैसे सूर्यसेन का नाम तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें जो नाम दिए हैं उसमें अगर आपको चुनना हो तो गणेश घोष का नाम चुनेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार नहीं हो सकता है। क्रांतिकारियों ने कुछ समय के लिए वो पूरा जो शस्त्रागार था उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसमें से कोई नहीं होगा, कौन होगा ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, इसमें जितने नाम दिए हैं उन्होंने तो नहीं किया था। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। मुखबिर था एक, जो कि उनका मित्र बनके उनके साथ विश्वासघात करता है और अंग्रेजों को उन्हें सुपुर्द कर देता है, तो अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते हैं। अब इसमें से जगह कौन सी थी? झांसी थी, कानपुर था, या शिवपुरी, या फिर सागर? तो ये शिवपुरी थी जहां पे इन्हें फांसी दी गई। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो 1616 इसका समय है। ठीक, बार बार आप देखते हैं
बाकी जो तारीखें हैं वो सही नहीं है। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि टू होम हैज द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम ये संविधान ने किसको सौंपा है, इसका उत्तरदायित्व तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है, और कोई इसको नहीं संभालता। अगर कहीं मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ होती है या उनके हनन का प्रयास किया जाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट उसे स्वतः संज्ञान में भी ले सकता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 12 को देखिए, प्रतिबल की इकाई क्या है। तो अगर आप प्रतिबल का मात्रक देखें या उसकी विमा पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि दाब की जो विमा या मात्रक होता है उससे वो काफी हद तक समानता रखता है। प्रतिबल असल में क्या है, ये बल की प्रतिक्रिया में लगाया गया बल ही तो है, तो इसे आप दाब कह सकते हैं और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, पास्कल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन एक्चुअली गोल्डस्टीन ने की थी। शुरुआत गोल्डस्टीन से होती है, बाद में रदरफोर्ड उसे प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो टाइलिन होता है, एक प्रकार का एंजाइम है, वो कहाँ पर पाया जाता है। मतलब पूरे मानव शरीर में जो एंजाइम का उत्पादन होता है उसमें मुंह से लेकर पूरे पेट की पाचन प्रक्रिया सब जुड़ी होती है, तो ये लार में पाया जाता है। जो मनुष्य की लार होती है, जब भोजन को चबाया जाता है उसी समय ये टाइलिन जो है ये उस लार के माध्यम से जो भोजन या भोज्य पदार्थ है उसमें मिल जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि वर्तनी शुद्धि के संदर्भ में सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो वर्तनी शुद्धि में यहाँ आप देखें श्रृंखला लिखा है और श्रृंगार लिखा है, यहाँ देखें कैसे लिखा है, और अनुकृति ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिए अनुकृति। अब आपको ये बताना है कि इसमें वर्तनी किसकी किसकी शुद्ध है। दोनों की शुद्ध है, मतलब दोनों जो पहला दूसरा दे रखा है, यहाँ जोड़ों को मत देखिएगा, पहला दूसरा जो यहाँ दो लाइनें हैं दोनों की शुद्ध है, केवल पहले की, केवल दूसरे की, या फिर किसी की नहीं। तो इसमें किसी की शुद्ध नहीं है। असल में समस्या ये है कि यहाँ पर श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, या तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है, और नहीं तो फिर सबसे अच्छा तरीका है कि ये वाला लिखिए श्रृंगार, ये एकदम परफेक्ट। श्रृंखला का भी वही हाल है, वैसे ही लिखा जाएगा। अनुकृति ये वाला तो ठीक लिखा है, लेकिन ये जो लिखा है ये सरासर गलत है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। 16वें को देखिएगा, इसमें शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ऐसा लिखा हुआ है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत सुहावना होता है, बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक। यहाँ पे सभी जो है पास्ट टेंस में है, तो आप है लिखिए या था, उससे नहीं मतलब है। मूल समस्या बीच वाले जो प्रबंधन है उसमें है, तो उसे देखिएगा। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। अब इसमें से आपको सही वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ आप देखें, इसका सी वाला जो है उसको 76% लोगों ने अटेम्प्ट तो किया है, लेकिन जरा आप डी वाले को देखिए, डी वाले में भी कुछ खास खराबी नहीं है। उस समय उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था, ये भी एक हद तक सही है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध अगर हम देखें तो इसका सी वाला है, ठीक। डी वाले में भी अगर ये डी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है और सी वाले की तरह कुछ मौजूद नहीं है तो आप डी को भी चुन सकते हैं। चलिए, सी वाला इसका सर्वाधिक शुद्ध है। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ एक मुहावरा दिया है जो कि लोकोक्ति कम मुहावरा है। शैतान की आंत, कहते हैं ना कि उनकी जो चीज है या उनका जो पेट है वो शैतान की आंत है। तो ये बहुत लंबी चीज के लिए कहा जाता है। शैतान शब्द का मतलब ये है कि लोग बहुत बड़े आकार का वहां गेस करते हैं, मतलब शैतान है तो वो बहुत बड़े आकार का, एकदम दैत्याकार होगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो इसीलिए बहुत लंबी चीज को कहा जाता है शैतान की आंत, जो कि खत्म ही नहीं हो रही। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखें, यहाँ एक रचना का नाम दिया है, साहित्यिक प्रश्न है, जयद्रथ वध। ये एक खंड काव्य है। जयद्रथ कौन था? तो आप जानते हैं कि दुर्योधन की एकमात्र बहन थी, 100 कौरवों की एकमात्र बहन थी दुशला, और उसके पति का नाम था जयद्रथ, मतलब वो दुर्योधन का बहनोई था। और वो द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ करता है तो पांडव उसको पकड़कर मूड़ देते हैं, उसका सिर जो है वो गंजा कर देते हैं और 5 चोटियां उसके सिर पर छोड़ देते हैं अपने 5 पांडवों के प्रतीक के रूप में। तो जयद्रथ संकल्प लेता है कि वो अपने अपमान का घनघोर प्रतिशोध लेगा, और अंत में वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसाने के बाद किसी भी पांडव को चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने देता है महाभारत के युद्ध में। तो बाद में अर्जुन उसे मारते हैं। खैर, तो वो सब जो कहानी है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 को देखेगा, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। मतलब यहाँ डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, उसका जो इनडायरेक्ट फॉर्मेट है वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो पहले सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, ठीक, सीधे सीधे हमने पूछ लिया कि वुड यू लाइक टू कम विथ अस, मतलब हमारे साथ आना पसंद करोगे। अब इसको इनडायरेक्टली कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही रूप है इनडायरेक्टली वो ये हो जाएगा कि दे आस्क मी इफ आई वुड लाइक टू कम विथ देम, ठीक है। यहाँ इफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नियम पढ़े होंगे तो इफ का यूज कहाँ करना होता है ये आपको पता होगा। इसके बाद आगे चलते हैं,
प्रश्न संख्या 20 को देखिए, चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब फिलिंग द ब्लैंक आपको करना है। तो ही वॉज टायर्ड एंड इल्ड, मतलब वह थका हुआ और बीमार था। एंड अब इसके बाद एक खाली जगह है। ऑन द स्टेयर एंड फेल ऑल द वे डाउन, मतलब वो सीढ़ियों से गिरा। तो यहाँ क्या दिक्कत होती है, वो सीढ़ियों पर लड़खड़ाया, और इसीलिए हम इसमें जो ए वाला विकल्प है उसको चुनते हैं। बाकी सभी जो है वो बेकार है। अटक जाएगा तब गिरेगा कहाँ से, ठीक है, अटका तो था नहीं, लड़खड़ाता है और उसके बाद हुमायूं की तरह सीधा नीचे आकर ही रुकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, स्टडी ऑफ मीनिंग इज अ लैंग्वेज, माफ कीजिएगा, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, मतलब इसे किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सिमेनेटिक्स हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखिए, यहाँ एक रचना फिर से है, अतीत के चलचित्र। तो महादेवी वर्मा की है, तो 20 बार आपने वैसे छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो सबको पता होती है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ तारीखें दी है, दिसंबर में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और तारीख क्या है, 10 दिसंबर है टू बी एग्जैक्ट। नेक्स्ट यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। ध्यान दीजिएगा, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, नहीं तो यहाँ जितने भी नाम दिए हैं ना वो सब कला से ही संबंधित हैं। तो ललित कला एकेडमी है या साहित्य एकेडमी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है या संगीत नाटक एकेडमी है। तो यहाँ चूंकि नाटक की भी बात हो रही है तो गेस करना वैसे भी आसान है, इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि अंतिम है इस क्विज का। इसमें कहा गया कि विच ऑफ दीज नाइबरिंग कंट्रीज इन इंडिया इन करेक्टली मैच विद देयर इट्स नेशनल गेम, मतलब अपने अपने राष्ट्रीय खेलों से यहाँ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको मिलाया गया है। जैसे अपने देश में जो राष्ट्रीय खेल है वो निर्धारित है, वैसे ही अन्य देशों में भी है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा गलत तरीके से मिला हुआ है। अफगानिस्तान और बुजकाशी है, इसके अलावा बांग्लादेश और क्रिकेट है, भूटान और तीरंदाजी है, नेपाल और वॉलीबॉल है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट नहीं, ठीक, बाकी सभी सही है। बुजकाशी क्या होता है, इसमें एक बकरी को बीच में एक गोले में सर्किल में छोड़ देते हैं और कई सारे घुड़सवार वहां से दौड़ लगाते हैं और उस बकरी पर कब्जा जमाने का प्रयास करते हैं। फाइनली जो उसको कब्जे में लेता है वही विजेता होता है। तो यहां तक हमने देखा और तब तक के लिए नमस्कार।